हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। तो आपने पशु परिचर की एग्ज़ाम दी होगी, उसके अंदर आपका पेपर किस प्रकार गया और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। यानी कि 150 में से यानी कि 150 में से आपको यानी कि आपका जो टारगेट वो कितना बन रहा है, 110 या फिर 130। 110 या 130 के बीच में लगभग कहा जाए कि 115 और 120 जिन विद्यार्थियों के आ रहे हैं, 115 और 120 जिन विद्यार्थियों के आ रहे हैं, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ कि आल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट के यानी कि जनरल वालों की तो 120 से ऊपर जाएगी, 120 से ऊपर जाएगी कट ऑफ। और बाकी के जनरल ओबीसी है, ओबीसी टारगेट लेके जा रहा है 115। और बाकी एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन हैं। एससी और एसटी के लिए लगभग 100 से 105 ये कट ऑफ जाएगी। यानी कि एससी और एसटी के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, 100 से 105। और ओबीसी और जनरल की रहेगी 110 से लेकर 120। एसबीसी की रहेगी 115 प्लस। एक्स सर्विस की रहेगी 110 प्लस। तो ये थी एसएस यानी कि पशु परिचर का ऑलमोस्ट कट ऑफ। और कम्युनिटी के अंदर में हमने कट ऑफ का एनालाइज करके यानी कि कम्युनिटी के अंदर हमने एक क्वेश्चन बनाकर आपकी कट ऑफ कम्युनिटी के अंदर भी डाल दिए हैं। जिन बच्चों के उतने मार्क्स आए हैं तो वहाँ पर आप जाकर क्लिक कर सकते हो, टिक कर सकते हो। और आज की हमारी ये क्लास है, फर्स्ट क्लास हमने कल कर ली थी, यानी कि फर्स्ट क्लास है जो हमने कल कर ली थी। और हमारा चल रहा था राजस्थान का नया भूगोल, राजस्थान का न्यू भूगोल, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का भूगोल चल रहा था। और उसके अंदर हम कवर कर रहे थे राजस्थान का सामान्य परिचय एवं स्थिति एवं विस्तार, ये हमारा टॉपिक है। और राजस्थान के बारे में हम बात कर रहे थे। और राजस्थान का जो भूगोल है वो कंटिन्यू आज स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्लास आज स्टार्ट है। और आप सुबह 8 बजे इस क्लास को अटेंड करना ना भूलें और इस क्लास के अंदर 8 बजे आना ना भूलें। सुबह 8 बजे ये क्लास स्टार्ट हो जाती है। लगभग 30 मिनट से 45 मिनट के बीच में क्लास रहती है, 50 भी हो जाती है, यानी कि 30 प्लस से ऊपर ही रहेगी, 30 प्लस मिनट से ऊपर रहेगी। और इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं कल का, पिछली क्लास का हम रिवाइज करते हैं शॉर्टकट में। कल हमने देखा था कि राजस्थान का जो नामकरण है वो किस प्रकार, किन किन व्यक्ति के द्वारा राजस्थान का नामकरण दिया गया था, किस ऋग्वेद के अंदर राजस्थान को क्या कहा जाता है, रामायण के अंदर क्या कहा जाता है, ये हमने चर्चा की थी। कि ऋग्वेद के अंदर हम ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है, यानी कि रामायण के अंदर उल्लेख पाया जाता है मरु कांतार। इनके लेखक थे वाल्मीकि। क्या थे? वाल्मीकि। जॉर्ज थॉमस जो राजपूताना शब्द का प्रयोग, यानी कि सबसे पहले राजपूताना जो शब्द है, राजस्थान को राजपूताना कहा करते थे पहले, राजपूताना, जो 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस, ये जॉर्ज थॉमस क्या है, ये अंग्रेजी, यानी कि अंग्रेज कर्नल थे। और जॉर्ज थॉमस को क्या कहा जाता है, राजस्थान का इतिहास का जनक कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान का नाम रखने वाले, यानी कि राजस्थान के 3 नाम रखे थे कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, रजवाड़ा,
राजस्थान और राजस्थान 1829 ईस्वी के अंदर जॉर्ज अब्राहम के द्वारा भाषा के आधार पर राजस्थानी नाम दिया गया। उसके बाद हमने कुछ रियासतों के बारे में जाना कि आज़ादी से पूर्व कितनी रियासतें थी। 19 रियासतें, एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 ठिकाने थे। और विधानसभा की सीटें कितनी थी? 200। राज्यसभा की 10, लोकसभा की 25 सीटें थी। और हम इनके बारे में चर्चा किया था यानी कि विस्तार से कि इसका उपनाम क्या है, यानी कि जॉर्ज थॉमस का जो उपनाम है जाज फिरंगी, यानी कि भाग फिरंगी भाग। सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज थॉम थे। जो नाम दिया था यानी कि राजस्थान का जो नाम क्या दिया गया था? राजपूताना, यानी कि 1800 ईस्वी के अंदर ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। पहले राजस्थान को राजपूताना कहा करते थे। और जॉर्ज थॉम की जो जीवनी थी द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसके अंदर इनकी जीवनी मिलती है। और इनके जो लेखक थे किस यानी कि इसकी जो जीवनी लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? विलियम फ्रैक्नली थी, जिसका प्रकाशन 1805 ईस्वी के अंदर हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी? बीकानेर के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बीकानेर के अंदर हुई थी। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा और राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने 3 भूभाग के 3 अन्य नामों से भी जाना जाता राजस्थान की, राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान। और इसकी भी यानी कि कर्नल जेम्स टोड की जो जीवनी थी, किताब थी, क्या थी? द एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान। जो इनके जो लेखक थे कर्नल जेम्स, तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1829 ईस्वी के अंदर इनका प्रकाशन हुआ था। जॉर्ज अब्राहम की जो पुस्तक का नाम क्या था? क्वेश्चन पूछ सकता है। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। भाषा के आधार पर राजस्थानी शब्द कब दिया गया था? 1912 के अंदर। अब आगे बात करते हैं राजस्थान की स्थिति, यानी कि टेक्निकल इशू के कारण राजस्थान की स्थिति तक हमने कवर यानी कि यहाँ तक क्लास ख़त्म हो गई थी। आज हम विस्तार से देखेंगे कि विश्व ग्लोब यानी कि विश्व कह दो चाहे ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है, यानी कि विश्व में राजस्थान की जो स्थिति है, यानी कि राजस्थान का जो मैप है वो किस दिशा के अंदर वो करता है, दिखाई देता है। तो विश्व की बात करते तो ये विश्व है, यानी कि ये विश्व है, विश्व। और इसके अंदर जो ये गोला है ये क्या है? ये इंडिया है। और इसके अंदर जो रेड से हम कवर करते हैं राजस्थान को, ठीक है। राजस्थान को कवर कर दिया। तो विश्व और ग्लोब के अनुसार जो राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर से पूर्व है। किस प्रकार? क्योंकि ये तो गया नॉर्थन, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। यानी कि उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ग्लोब के अनुसार या विश्व में राजस्थान की जो स्थिति है ये उत्तर से पूर्व है, क्योंकि राजस्थान यहाँ से ये है। तो इसके अंदर ये रेड कलर से जो दिखाई दे रही है वह उत्तर से पूर्व है। भूमध्य रेखा है वो राजस्थान के भूमध्य जो रेखा है ये जो दिखाई दे रही है भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा इसे कहते हैं, जो उत्तर से यानी कि उत्तर से होकर गुजरती है, उत्तर दिशा से। ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं? जो पूर्व से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पूर्वी दिशा से होकर गुजरने वाली रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। भारत यानी कि भारत के अंदर राजस्थान की जो स्थिति है, भारत के अंदर जो राजस्थान की जो स्थिति है वो किस प्रकार है? तो भारत का नक्शा बना लेते हैं। ये इंडिया का नक्शा हो गया और इसके अंदर हम चारों दिशाओं में बांट देते हैं।
ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो भारत के अंदर राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान की जो स्थिति है वो किस प्रकार है। राजस्थान ये रहा, येलो कलर, यानी कि इसको हम किस प्रकार, किस कलर से देखते हैं, इस कलर से बना देते हैं, ठीक है। जो भारत के अंदर राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर से पश्चिम है, उत्तर से पश्चिम। क्यों? क्योंकि राजस्थान इस दिशा में है, राजस्थान जो इस दिशा के अंदर स्थित है, तो उत्तर से पश्चिम हो गया। तो भारत के मैप के अनुसार, भारत के मैप के अनुसार राजस्थान की जो स्थिति है, यानी कि राजस्थान किस दिशा में दिखाई देता है, तो उत्तर से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम। अब एशिया की बात करें, एशिया का भी नक्शा हो गया, नक्शा यानी कि एशिया की बात करें तो एशिया का जो मान लेते हैं ये एशिया का है और यहाँ पर क्या है, भारत है, ठीक है। ये एशिया का नक्शा बना देते हैं काल्पनिक वाला, ठीक है। और ये भारत है, ये भारत है। अब इसको दो दिशाओं में बांटेंगे, ठीक है, दो दिशा में बांट लिया। ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, या दक्षिण हो गया, और ये पश्चिम। ये बार बार के हम बताने की आवश्यकता नहीं है। तो एशिया के अंदर जो राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान की जो स्थिति है वो किधर है, दक्षिण से पश्चिम। यहाँ राजस्थान है, यानी कि दक्षिण से पश्चिम है। अक्षांश रेखा है वो किधर से होकर किधर गुजरती है, अक्षांश रेखा। अब अक्षांश रेखा है जो ये अक्षांश उत्तर से है। अक्षांश यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि ये वाली जो ये आ रही है ना, ये खड़ी वाली जो रेखा होती है ये अक्षांश कहलाती है। तो ये उत्तर से है, ये उत्तर से दक्षिण, उत्तर से यहाँ लिख लेना दक्षिण, ठीक है। देशांतर रेखा है, जो देशांतर जो रेखा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, जो ये रेखा है ये वाली, ये पूर्व से पश्चिम के अंदर, ये लिख लेना पूर्व से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण अक्षांश रेखा गुजरती है, और देशांतर रेखा क्या होती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। ये अब हेडिंग देखो इसकी, अक्षांश रेखा की जो डेफिनेशन है वो क्या कहलाती है, यानी कि ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश क्या होता है, यानी कि पूर्व से सॉरी मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक होगी, कमेंट्स करके सेक्शन, यानी कमेंट सेक्शन में बताए मिस्टेक क्या हो गई। क्या? क्योंकि सर आपने अक्षांश जो है आपने उत्तर से दक्षिण बताया था, और यहाँ तो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। मैप के अंदर देखो, मैप के अंदर जो अक्षांश कहाँ पर है, ग्रीनविच रेखा। देशांतर क्या होती है, ग्रीनविच रेखा होती है। अब ये तिरछी जो रेखाएं हैं, ये रेखा क्या है, ये उल्टा लिखा का गया भैया जी। यहाँ कहना है कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, और देशांतर रेखाएं क्या होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से
दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर। तो ये रेड से जो खड़ी रेखाएं हैं ये क्या है? देशांतर है। और जो ये तिरछी है वो क्या है? अक्षांश है। क्लियर? कोई डाउट? यानी कि अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? यानी कि ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। अक्षांश भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। अक्षांश क्या होता है? जो भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। अब देखो किस प्रकार होता है। अब ये मैप है। अब इस ग्लोब के अंदर जो ये भूमध्य रेखा है वो क्या दिखा रहा है? भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण। भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण के मध्य कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। कोण, अब इसके अंदर कोणीय दूरी बता रहा है। तो कोणीय दूरी क्या होती है? यानी कि भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण के मध्य कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। अब इसके अंदर जो बीचों बीच में होगी ना ये, यानी कि मैं बता, यानी कि बीचों बीच जो ये रेखा है, ये बीचों बीच ये बिंदु, ये क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। और ये इधर जा रही है ये, तो इस भूमध्य रेखा के बीचों बीच कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। ये कोणीय दूरी है, ये कोण उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण क्या कहलाती है? कोणीय दूरी कहलाती है। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट बात आती है देशांतर जो रेखाएं हैं वो क्या होती है? ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूड लाइन कहलाती है। लॉन्गिट्यूड कहलाती है। लॉन्गिट्यूड। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। ग्लोब है, अब ये ग्लोब है, अब इसके अंदर उत्तर से दक्षिण यानी कि जो ये खड़ी रेखाएं हैं, जो ये खड़ी रेखा है, तो इस खड़ी रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं कहते हैं। उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण के मध्य जो खींची गई जो रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात है, आगे चलते हैं। अब ग्लोब के आधार पर, ग्लोब के अनुसार हम देखेंगे कि कौन सी तो भूमध्य रेखा है, कौन सी कोणीय दूरी कहलाती है। अभी ग्लोब के अंदर हमने अच्छी तरीके से बता दिया कि कोणीय दूरी क्या हो, यानी कि क्या है। विषुवत रेखा कह दो, भूमध्य रेखा कह दो, चाहे इक्वेटर लाइन कह दो, ये इनका मतलब एक ही है। भूमध्य रेखा कह दो या विषुवत रेखा कह दो, चाहे इक्वेटर लाइन कह दो। तो ये भूमध्य रेखा क्या होती है? ये डॉट डॉट खची हुई है ना, ये इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। जो कोणीय दूरी के बीचों बीच तो इन तीनों का मतलब क्या है? एक ही है। चाहे तो भूमध्य रेखा कह दो, चाहे विषुवत रेखा कह दो, चाहे इक्वेटर लाइन कह दो। इक्वेटर लाइन क्या हो जाता है? इंग्लिश वर्ड होता है, इंग्लिश लेटर हो जाता है, वर्ड शब्द हो जाता है। तो ये तो हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण, यानी कि पूरा डायग्राम से आप समझ सकते हो। एक समझने की बात है ना कि
डायग्राम के अंदर उत्तर जो शो कर रहा है और इन उत्तर और दक्षिण जो भूमध्य रेखा की जो लाइन है, यानी कि ये लाइन, इसके मध्य जो तीर का निशान खींचा हुआ है ऊपर से नीचे, तो ये दोनों तो क्या होगी, कोणीय दूरी। दक्षिण में भी देख लो, वही स्थिति दक्षिण के अंदर है, तो वो है कोणीय दूरी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि देशांतर कहने का तात्पर्य क्या है कि जो देशांतर है, यानी कि ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण के मध्य जो खींची गई जो काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। अब कोणीय दूरी क्या, अक्षांश के अंदर क्या होता है, भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य जो कोणीय दूरी है वो अक्षांश कहलाती है। अक्षांश और अक्षांश रेखाएं अलग अलग होती हैं, यानी कि अक्षांश रेखा और अक्षांश, इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है और मतलब एक। तो अच्छी तरह से समझना और कमेंट में ज़रूर लाइक वाला, थम्स अप वाला जो आइकन है उसको फीड करें और आगे चलते हैं सेशन के अंदर। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर तो करना ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, देशांतर देखा ही नहीं। देशांतर क्या होता है, जो 0 डिग्री देशांतर से पूर्व तथा पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। क्या कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व तथा पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। 0 डिग्री से, यह भी हो गए, अब इनको मैं, यह 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर, देशांतर से पूर्व तथा पश्चिम के मध्य, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम के मध्य, पूर्व से पश्चिम के मध्य कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। अब कोणीय दूरी, अब कोणीय दूरी क्या है, यानी कि ये देखो, इन दोनों के बीच में जो तीर का निशान है और ये तीनों तीर का निशान क्या कहलाती है, कोणीय दूरी कहलाती है। ये दिखा रहे, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोणीय दूरी क्या होती है, और डायग्राम के थ्रू और डेफिनेशन के थ्रू बता दी। ठीक है, क्या कि 0 डिग्री देशांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जो खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं के मध्य की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री से, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं देशांतर को, पूर्व से पश्चिम की ओर, इन दोनों के मध्य, यानी कि ये जो लाइन है, इन दोनों के मध्य जो तीर का जो निशान है, उन तीर का निशान को कहते हैं कोणीय दूरी, दूरी। ठीक है, अब इस ग्लोब के अंदर देखो, इसके अंदर दिखा रहा है ना कि इंडिया, जो भारत का जो नक्शा है वो यहाँ पर है। जो इसके अंदर मैप के अंदर दिखाई दे रहा है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री, यानी कि यानी कि भारत का जो नक्शा है, क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया भारत का नक्शा हो गया। और भारत के बीचों बीच कर्क रेखा जो क्या होती है, ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। अब ये कर्क रेखा ये है, उससे की जो नीचे की रेखा है वो भूमध्य रेखा है,
और ये क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा है, ये मकर रेखा है। इंडिया का हो गया मकर रेखा यहाँ है, ठीक है। आगे बात करते हैं, पहले थ्योरेटिकल देखते हैं, थ्योरी के माध्यम से, फिर डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा की ओर जाने पर क्या होता है, समय बढ़ता है। समय किस प्रकार बढ़ता है कि ग्रीनविच जो रेखा है, यानी कि जो देशांतर जो रेखा है, ग्रीनविच रेखा, देशांतर को क्या कहते हैं, ग्रीनविच कहते हैं। ग्रीनविच रेखा की पूर्व दिशा, अब ये तो हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया नॉर्थ, उत्तर। तो ग्रीनविच रेखा क्या होती है, ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा की ओर जाने वाली, पूर्व दिशा की ओर जाने पर, यानी कि ये पूर्व दिशा की ओर क्या आ रही है, ये आ रही है, जाने या आने कह दो, ये पूर्व दिशा की ओर आ रही है, तब तो क्या होता है, समय बढ़ता है, ठीक है। जबकि पश्चिम की ओर जाने पर, यानी कि जो ये पश्चिम है, पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है, समय ऑटोमेटिकली घट जाता है। मैप के अंदर पूरा डायग्राम दिखाई दे रहा है कि यानी कि ये इधर आएगी तो समय बढ़ेगा, इधर जाएगी तो समय घटेगा। 180 पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पूरा जो ये है 360 डिग्री का है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुल देशांतर रेखाएं 360 डिग्री की होती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाओं को पार कर जाता है, यानी कि 24 घंटे के अंदर यानी कि 360 देशांतर रेखाओं को क्या कर जाता है, पार कर जाता है, यानी कि घूम जाती है। 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाएं होती है, 1 घंटे में कितनी होती है, तो 360 में 24 का भाग देंगे तो 15 देशांतर, यानी कि 15 डिग्री देशांतर आ जाएगा। इसको भी निकालेंगे तो 15 डिग्री देशांतर को 1 मिनट में कन्वर्ट करेंगे कि पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी घूमती है वो कितने डिग्री के अंतराल पर घूमती है। एक देशांतर रेखा 60 डिग्री अपॉन 15 तो 4 मिनट, यानी 1 डिग्री देशांतर है वो 4 मिनट में घूमता है। 1 डिग्री जो देशांतर रेखा है पर पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर रेखा घूम जाता है, तो 1 डिग्री घूमने पर कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लग रहा है, ठीक है। और 15 डिग्री देशांतर पर 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे लग रहा है। और 1 देशांतर पर कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट। अब प्रश्न के हिसाब से देखो, 10 पूर्वी देशांतर पर समय का शाम यानी कि सांकलन के 6 बजे, यानी कि शाम के जो 6 बजे, तो 70 पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, यानी कि 10 पूर्वी देशांतर पर 6 बजे, तो 10 ये डिग्री है ये, तो 70 पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। तो ये तो हो गई आपकी ये रेखाई, ये पूर्वी देशांतर हो गई, पूर्वी की बात कर रहा है, तो 10 इधर, 10 में कितना टाइम लग रहा है, 6 बज रही हैं, और इधर टाइम पता नहीं है, 10 70 माइनस 10 तो आपके पास आ जाएगा 60, क्या आ जाएगी, डिग्री, इजिकल टू 10 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 घंटा बचेगा,
4 घंटे को इसमें कन्वर्ट करो 240, यानी कि 240 मिनट हो गई। तो 240 मिनट का कितना हो जाएगा, 4 घंटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 बजे। ठीक है, 10 तो ये था ना। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार है कि 10 यानी कि 70 पूर्वी देशांतर पर समय 12 बज रहे हैं। तो 110 पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, वही उसी फॉर्मूले के आधार पर वही फॉर्मूला लगेगा सभी के अंदर। 80 पूर्वी देशांतर पर समय 7 बज रहे हैं, यानी कि 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर पृथ्वी को घूमने पर 7 बज रही हैं। सुबह 7 बजे 80 डिग्री घूम जाती है। और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर घूमने पर कितना समय लगेगा। तो 30 का पता लगाना है, 80 आपके पास दे रखा है। तो इसके अंदर 10 80 7 बजे कितना है, ये कितना है 80 50 इजिकल टू 4 घंटे। यानी कि आपको यानी कि 1 डिग्री, ये डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में तो निकालेंगे, यानी कि 1 डिग्री घूमने पर 4 मिनट लग रही है। तो 1 डिग्री है तो ये 50 है। तो 1 डिग्री 4 मिनट में तो 200 मिनट में, 200 मिनट का टाइम में कन्वर्ट करें 3 घंटे 20 मिनट। तो 3:40 पर ये हो जाएगी 7 और 3 10। तो ये हो जाएगी 3:40 पर 3:40 का मतलब होता है 3 घंटे 20 मिनट। ठीक है, वही उसी हिसाब से, यानी कि 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। तो ये 4 है, तो 1 डिग्री को डिनोट कर रहा है। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ मिनट तो लगाएंगे ना कि डिग्री। डिग्री लगाएंगे तो 70 एकम 70, 70 तो 70 मिनट हो जाएगी। 70 मिनट को कवर करे तो उत्तर तो नहीं बनेगा। तो इसलिए 4 इस वजह से लग रहा है क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 60 डिग्री बराबर क्या समय होगा, ये पूछ रहा है। कर लोगे? अब ये क्वेश्चन आप करोगे, ये उत्तर देखना नहीं है। ठीक है, ये बाकी सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब उन क्वेश्चनों का शॉर्ट स्क्रीन लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट। इस क्वेश्चन को देखो, 8वें क्वेश्चन को। 30 पूर्वी देशांतर पर समय 2 बज रहे हैं, 2 बजे शाम के, दिन के 2 बज रहे हैं। तो कितने डिग्री देशांतर पर 6 शाम की 6 बजेंगे, यानी कि शाम की 6 बजते ही कितनी डिग्री क्रॉस कर जाएगा, ये पूछ रहा है। तो पूर्वी दिशा उत्तर है, अंतराल पूछ रहा है। तो 2 बजे और 6 बजे टाइम दे रखा है, अंतर करेंगे तो 4 इंटू 15 करेंगे। ठीक है, तो 60 प्लस 30 90। तो 90 डिग्री पर, यानी कि 90 डिग्री क्रॉस करने पर आपको 6 बज जाएंगे। ठीक है,
स्क्रीनशॉट जल्दी लो। और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो अगली क्लास में आपको बता देंगे। अब आगे बात करते हैं भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली जो अक्षांश रेखा की लंबाई कम हो जाती है, यानी कि भूमध्य रेखा है, ध्रुवों की ओर जाने वाली जो रेखा की जो लंबाई है कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है देखते हैं। कम किस प्रकार होती है? कम इस प्रकार हो जाती है, आपके सामने ये काल्पनिक क्या है, ग्लोब है। क्या है? ग्लोब। अच्छा नहीं बना, अभी भी अच्छा नहीं बना। हाँ ठीक है, अब बन गया। ये है आपके पास ग्लोब, विश्व का जो ग्लोब है वो ये है। अब इसके अंदर जो भूमध्य रेखा है, अब इसके अंदर जो भूमध्य रेखा है कुछ इस प्रकार है। ये क्या है? भूमध्य रेखा। ठीक है। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का, ध्रुवों पर मतलब ध्रुव क्या होता है? अब ये क्या है? ये अक्षांश है। ये क्या है? अक्षांश है। और यहाँ पर जाने पर, यानी कि यहाँ पर इस बिंदु तक और इस बिंदु तक जाने पर ये क्या है? ये ध्रुव है। इसे कहते हैं ध्रुव। ये बिंदु जो दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक से कर देता हूँ, ये वाला जो बिंदु है और ये वाला बिंदु है, इन्हीं को कहते हैं क्या? ध्रुव। ध्रुव कहते हैं। ठीक है, यह ध्रुव। तो ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा की जो लंबाई है वो कम हो जाती है। अब आपके सामने है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है देखो। फिर ये कम होती जा रही है, फिर ये कम हो गई, फिर ये कम हो गई, फिर ये वो कम हो गई, फिर ये कम हो गई। अंत में तो जो क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है पॉइंट, जिसे हम कहते हैं ध्रुव। तो ये ध्रुवों की ओर जाने वाली जो रेखा है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन इनके बीच की जो दूरी, सामान्यतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनकी दूरियों पर क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जितनी दूरी पर ये रेखाएं खींची हुई है उतनी दूरी पर ये रेखाएं होती है। लंबाई का फर्क पड़ जाता है, लेकिन इनकी दूरियां हैं। यानी कि दूरी की बात करें तो ये दूरी है, इसकी दूरी का जो अंतराल है वो सेम रहता है, समान रहता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ ध्रुवों पर पड़ जाता है। ध्रुवों की ओर जाने पर रेखा क्या हो जाती है? लंबाई कम पड़ जाती है। ठीक है, कोई डाउट नहीं? आगे चलते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देशांतर रेखाएं हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इनके बीच की दूरी ध्रुव पर शून्य हो जाती है। मतलब जो अभी हमने आपको बताया था कि ये जो रेखाएं हैं ये अंत में जाकर ये कहाँ समाप्त हो जाती है? ध्रुव, यानी कि बिंदु पर जाकर समाप्त हो जाती है, केंद्र बिंदु पर। ठीक है। और जो देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये इतने की इतनी ही रहती है, शून्य हो जाती है। ध्रुवों पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि इसकी जो रेखाओं पर प्रभाव पड़ता है, फिर ये अंत में कम हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच
का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कटिबंध। अभी बताया था कि इन दोनों अक्षांश के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। कटिबंध कहलाता है। जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है वो घोर कहलाता है। घोर कहलाता है। अब घोर क्या कहलाता है? अब ये तो है, ये देशांतर है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? घोर कहलाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। और ये है राजस्थान का मैप। यानी कि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कोणा गांव श्री गंगानगर के अंदर पड़ता है। वहां से स्टार्ट होती है कौन? उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है? 826 किलोमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 869 किलोमीटर। जो बीचों बीच क्रॉसिंग जो लाइन कट रही है यहाँ से, ये इसकी दूरी है 784, 850। और इन दोनों के मध्य की जो अंतराल है इसका इन चीज़ों का इसका और इसका जो अंतराल है वो कितना है? 43 किलोमीटर की दूरी है इन सभी की। इसकी देख लेना, इसकी देख लेना, इसकी देख लेना, एक ग्लोब तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? पश्चिमी देशांतर है। पश्चिमी देशांतर कटारा गांव सम तहसील अजमेर के अंदर। पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर सिलान गांव राजरवेड़ा गांव के अंदर धौलपुर के अंदर पड़ता है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश बैरकुंड कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा के अंदर। और ये आपको पूरा बता ही दिया। आगे बात करते हैं अक्षांश जो रेखा है वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। देशांतर कल देखेंगे। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये दोनों अक्षांश क्या होते हैं? और अक्षांशीय जो विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट। ये इसके ऊपर जो ये बिंदी है और ये 9 ये है, तो ये तो डिग्री को शो करता है और ये मिनट को शो करता है। तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश रेखा ये क्या होती है? जलवायु निर्धारण करती है। देशांतर रेखा क्या होती है? समय का निर्धारण करती है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जो विकर्ण होते हैं की जो लंबाई है, विकर्णों की लंबाई हमने बताया था ना कि पीछे नक्शे के अंदर ये विकर्ण कटे हुए हैं, इनकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की जो विकर्ण है इनकी लंबाई है 850। और यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है वो 784 है किलोमीटर। नक्शे में देख लेना, अभी इसी मैप के अंदर हमने बताया था कि नहीं बताया था? ये विकर्ण है, तो इस वाले विकर्ण की लंबाई 850 और इस वाले की 784 बताए थे, नहीं बताए थे? और इन दोनों का जो अंतराल है वो 66 किलोमीटर का है, ठीक है। अब ये राजस्थान का देशांतर विस्तार ये हम कल देखेंगे। तो आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
और क्लास किस प्रकार लगी कमेंट में ज़रूर बताना। नोट्स साथ ही साथ बना के चलना। और फिर मिलते हैं आगे की क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।